हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं मेरे दोस्तों, भाई और बहनों? मैं भी अच्छा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि हम लोगों ने क्लास को शुरुआत किया था, पिछले क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी को पढ़ा था। बायोलॉजी के चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हैं। एक चैप्टर हम लोग जब कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद फिजिक्स पे आ जाएंगे। तो बायोलॉजी में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था सबसे बड़ी कोशिका के बारे में। सबसे बड़ी कोशिका का अगर बात किया जाए इस धरती पे, तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम है ऑस्ट्रिच का एग जो है, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका है इस धरती पे तो माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका ह्यूमन बींग्स में तो ओवम, यानी कि जिसको अंडाणु बोलते हैं। और सबसे छोटी कोशिका ऑस्पर्म, जिसको शुक्राणु बोलते हैं। और सबसे लंबी कोशिका के बारे में अगर बात किया जाए तो हमने बता चुका है ऑलरेडी, न्यूरॉन्स जिसको बोलते हैं, यानी कि तंत्रिका तंत्र। उसी क्लास को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, यानी कि सेल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक एनिमल सेल और एक होता है प्लांट सेल। क्या जो होती है जंतु कोशिका के ऊपर होता है एक सेल मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है, बाहर का टेम्परेचर, जैसे सर्दी हो गया, ठंड का मौसम हो गया, गर्मी का मौसम हो गया, बारिश का मौसम हो गया, ये क्या करता है, बाहर की एक्टिविटी से, बाहर के इन्वायरमेंट से ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसी तरीके से होता है प्लांट में भी उसको बोलते हैं सेल वाल, जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। सेल वाल का एक प्रारूप अगर बात किया जाए तो वो होता है एक सेलुलोज होता है। सेलुलोज की वैरायटी जो आती है प्लांट के अंदर, वही क्या करता है कि जो प्लांट का ऊपर का जो भाग होता है, जिसको कवच बोलते हैं, वो क्या कर देता है, उसको मोटा कर देता है। और उससे क्या होती है ना कि प्लांट को रक्षा मिलती है, यानी कि वो मजबूत कर देता है। उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि इसको कैटेगराइज करते हैं हम लोग आज एनिमल सेल के बारे में। तो एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। ये बीच में पाया जाता है, ये सेल के बीचों बीच होता है। सेल के क्या होता है, ये बीचों बीच होता है। ठीक है, सर्कल पूरा ये नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, लेकिन ये सेल के बीचों बीच है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, न्यूक्लियस। ये छोटा छोटा जो पार्ट दिख रहा है राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं कि राइबोसोम क्या है। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिका का दिमाग कहा जाता है। और यही क्या करता है न्यूक्लियस, ये सारे सेल्स, जितने भी इसके अंदर सेल्स पाए जाएंगे, सारे सेल्स को कंट्रोल करने का भी काम करता है। तो सबसे पहले इसकी जानकारी हमको जो देते हैं रॉबर्ट ब्राउन देते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सबसे पहले इसकी जानकारी दिया था। ठीक है, कोशिका के बारे में जानकारी दिया था। इस रॉबर्ट ब्राउन के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रोटीन जो होता है सेल से, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो होता है प्रोटीन जो होता है, यानी कि 70 से 80 प्रतिशत जो होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। और डीएनए की बात किया जाए, डीएनए को कहा जाता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर पाया जाता है डीएनए 10% पाया जाता है। और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है 2 से 3% तक ये राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। फिर इसके अंदर क्या आता है कि कुछ द्रव्य भरे होते हैं, जिसे लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स की मात्रा जो होती है इसके अंदर, लिपिड की मात्रा जो होती है 3 से 5% तक होती है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? दिमाग कहा जाता है, कोशिका का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में अंतः प्रदत्त जालिका कहा जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। चलिए आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे का क्लास। बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, प्लाज्मिक रेटिकुलम, बात करते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये फिगर देखिएगा, ये वाला जो है, इसके बारे में हमने बताया नहीं ना, ये वाला जो है, ये वाला जो भाग है, इसे ही कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। यानी कि इसके अंदर जो होती है हमारी सेल्स पाई जाती हैं, जितनी भी सेल्स के बारे में बात करते हैं, इसको कहा जाएगा सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। ठीक है, जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ये कोशिका झिल्ली। इसके अंदर पाया जाता है ये रेटिकुलम। रेटिकुलम का काम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? ये सेल्स को पचकने से बचाएगा, यानी कि इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है। ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, ये जो छोटा छोटा खुरदुरा वाला भाग दिख रहा है, इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। और ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला चिकना वाला भाग है, इसे कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हमने लिखा भी है, इसको क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और इसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, यानी कि एक तरह से अगर कहा जाए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को, तो यह यानी कि प्रोटीन बनाने का भी काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और दूसरा क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बनाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है भाई, कार्बोहाइड्रेट। और क्या बनाता है, फैट। ठीक है, यानी कि इस वाले भाग में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और क्या बनता है, फैट बनता है। ठीक है, लेकिन रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में क्या बनता है भाई, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ये छोटे छोटे जो छिद्र वाले, ये रफ वाले एरिया जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इन्हें कहा जाएगा क्या चीज़, राइबोसोम। क्या कहा जाएगा, राइबोसोम कहा जाएगा। ठीक है, यही राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं भाई, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, जब ये प्रोटीन बनाते हैं तो इसके बारे में हमको सबसे पहले यानी कि जानकारी किसने दी थी, GEORG जॉर्ज ई प्लाडे ने इसकी जानकारी हमको दी थी। किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। ठीक है, इसमें क्या बनता है, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भाई, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। और इसी को ही यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड को ही क्या कहा जा सकता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जा सकता है। प्रोटीन फैक्ट्री यानी कि प्रोटीन बनाने वाली मशीन, यानी कि एक तरीके से फैक्ट्री कहा जा सकता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के, यानी कि ये अंदर से इसको बचाने का काम करता है। ठीक है, एक तरह से कवच का काम करता है, पचकने से बचाने का काम करता है, यानी कि ये आंतरिक सहायता प्रदान करने का काम करता है। ये वाला जो भाग है इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, ये वाले भाग को स्मूथ वाले एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। ये स्मूथ वाले एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में कार्बोहाइड्रेट और फैट का निर्माण होता है। और रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में अगर बात किया जाए तो किसका निर्माण होता है भाई, जोम का, जिसके बारे में जानकारी हमको जॉर्ज ई प्लाडे ने दिया है। और इसमें राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड को प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने का या प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बात कर लेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि इसको नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये जो फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सूत्री धार होती है, इसमें से देखिए ये रेसे जैसे निकले हुए हैं ना, इसे सूत्री धार कहते हैं। यानी कि इसकी जानकारी हमको 1898 में नामकरण जो था सी बेंडा ने, यानी कि सी बेंडा ने इसका नामकरण किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम इसने दिया था। इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह के नाम से भी इसे ही जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही जाना जाता है। ये सांस से संबंधित, श्वसन से संबंधित जो क्रियाओं का निर्माण होता है, श्वसन से संबंधित, यानी कि जो आप ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, श्वसन लिख दें, यानी कि ब्रीद, यानी कि श्वसन से संबंधित इसकी जानकारी, श्वसन से संबंधित जो कार्य है, यानी कि इसका काम जो है एटीपी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, एटीपी में कन्वर्ट करता है। यानी कि 38 एटीपी में यह कन्वर्ट करेगा। एटीपी का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एडेनोसिन, टी का मतलब हो गया ट्राई, पी का मतलब हो गया फास्फेट। यानी कि एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, यानी 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करेगा, एनर्जी का निर्माण करेगा। इसे ही पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही। ठीक है,
तो बात कर लिया जाए, यानी कि इसकी ज़्यादा क्या कहा जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा बनाने का एक गृह कहा जाएगा। यानी कि जो एनर्जी अंदर जितनी भी सेल्स काम करते हैं, सारे सेल्स को ऊर्जा पहुंचाने का यानी ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, 38 एटीपी एनर्जी का निर्माण करता है, जिसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। और यही जो ऊर्जा गृह यानी कि श्वसन से संबंधित, सांस लेने से भी संबंधित, जो हमारी जो त्वचा है, त्वचा के अंदर जितनी भी सेल्स हैं जो वर्क करते हैं, उनको ये यानी कि ऊर्जा पहुंचाने का, एनर्जी पहुंचाने का काम करता है। जो भी हम काम करते हैं तो हमें किसी भी काम करने के लिए किसी न किसी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और वो ऊर्जा कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही हमें बना के देता है। आगे के क्लास को भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। कैसे पढ़े, कैसा लगा, उसके बारे में हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी अटेंड करने के लिए। और बाकी की क्लास हम लोग कल फिर हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर कहना चाहेंगे मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।